हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली शाम 7 बजे लाइव सेशन में आकर सारी क्लासेस करते हैं कंटिन्यू एमसीक्यू के फॉर्म में। यानी डेली मैं आप लोगों को होमवर्क सीरीज जो दे रहा था वो कंटिन्यू जारी रखना है और आज का भी क्लासेस आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। मंगलवार का दिन याद रखिएगा, उस दिन आप लोग को खास मैराथन क्लास होने वाला है जिसमें जितने भी मैंने 8 और 9th का चैप्टर जो मैं पढ़ा चुका हूं उन सारे चैप्टरों का जो मैं आप लोगों का एमसीक्यू के फॉर्म में पूरा मैराथन क्लास लेने वाला हूं। इसकी अनाउंसमेंट मैंने पहले ही कर दिया था, आप सभी को ऑलरेडी पता होना चाहिए। लेकिन टाइम में थोड़ी सी चेंजिंग है, आप लोग 6 बजे लाइव आ जाइएगा मंगलवार के दिन, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सेशन लंबा होगा और क्लासेस ज़्यादा देर तक चलेगा, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि 6 बजे लाइव आ जाने के लिए, और मैं आप लोग को टेलीग्राम पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज देखते हैं टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आइएगा, देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो याद रखिए कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। कैसे 30 डिग्री का अंतर है, तो अक्षांश देखेंगे तो 8 डिग्री से शुरू हुआ है और 37 डिग्री तक गया हुआ। पूरा एग्जैक्ट देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक गया हुआ, ये हो गया अक्षांश। देशांतर देखेंगे तो आपको पता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक गया हुआ है, ये देशांतरी विस्तार हो गया। तो दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा भारत का उत्तर से दक्षिण ये नॉर्थ से साउथ जो है इसकी अगर लंबाई देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है। वही जो है पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई देखा जाएगा तो 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये दोनों आप लोग को डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर आएंगे यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 आएंगे। 2 यहाँ लिखा है 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो लिखा हुआ है 2 आगे होगा शायद। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से मिलती है। यानी पूछ रहा है कौन सा जगह है, कौन सा देश है जिसकी सीमा जो है हमारे देश के राजस्थान राज्य से, पंजाब से और जम्मू कश्मीर से उसकी बॉर्डर लाइन लगता है। तो यहाँ आइएगा तो भारत का मैप आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मैप देखिएगा, मैप आपको देखिएगा तो ये कह रहा है, ये मान के चलिए जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश है, इसको छोड़िए, पूछा है जम्मू कश्मीर, ये पंजाब हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। ये सभी के सभी राज्य जो है किससे लगे हुए, तो याद रखिएगा ये सभी के सभी राज्य देखेंगे तो पाकिस्तान से सटा हुआ। किससे सटा हुआ भैया, तो पाकिस्तान से सटा हुआ आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है पाकिस्तान सटा हुआ। अच्छा, ये जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं, तो याद लिखिएगा इस बॉर्डर लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं भैया, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये रेड क्लिफ लाइन जो है ये कब बनाया गया था, 17 अगस्त 1947 को ये रेड क्लिफ लाइन का जो है इसकी स्थापना किया गया था। किसने किया था, तो इसका नाम जो था वो एक एक्चुअली में क्या थे, एक इंग्लैंड के वकील थे, उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। पूरा नाम क्या था, सर सिरिल रेडक्लिफ। और उन्हीं के नाम पर, क्योंकि उन्होंने ही ये सीमा रेखा बनाया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसका नाम रख दिया गया रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम रख दिया गया, रेड क्लिफ नाम रख दिया गया, याद रखिएगा। तो ये क्या थे, तो इंग्लैंड के एक वकील थे। क्या थे, इंग्लैंड के वकील थे। उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोग को। तो वो कौन सा देश हो जाएगा, तो वो देश हो जाएगा पाकिस्तान। अच्छा, आप लोग के ध्यान में ये आ रहा होगा कि नीचे में एक आंसर लिखा गया, ये आंसर जो है ना इसका आंसर नहीं है, आपको ये आंसर के तरफ में देखना भी नहीं है। मैं जब भी ये पीडीएफ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपको नीचे आंसर दिख रहा होगा, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देना आप लोग, क्योंकि वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर था, उसको अभी तक हटाया नहीं गया है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा, वो आंसर गलत था, ठीक है। अब यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन छूट गया था, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो याद रखिए कह रहा है कि विश्व में भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब पूछ रहा है कि अपना प्यारा सा भारत जो है वो कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे भैया, 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर या 9वें नंबर पे, कितने नंबर पे। तो आइए आज की क्लास में आप लोग को टॉप 10 जो देश है उसकी मैं बताता हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन देश पड़े हैं। पहला याद रखिएगा रूस, पहला क्या भैया, रूस याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या याद रखिएगा, कनाडा याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा। पहला क्या याद रखना है, पहला याद रखना है रूस, दूसरा कनाडा याद रखना है, ठीक है। तीसरा याद रखना है चीन, तीसरा क्या याद रखना है, चीन रखना है। उसके बाद चीन के बाद चौथा क्या याद रखिएगा, अमेरिका याद रखिएगा। अमेरिका के बाद क्या याद रखिएगा, ब्राजील याद रखिएगा, ब्राजील याद रखिएगा, ठीक है, ब्राजील याद रखिएगा। और ब्राजील के बाद क्या याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। उसके बाद क्या याद रखिएगा, अपना प्यारा सा भारत याद रखिएगा। अब यहां देखेंगे भारत का नंबर आ गया, भारत कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे है। इसको याद करने की एक छोटा सा ट्रिक है, रुक चीन, अब अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, अब
आ रहा है कौन सा भैया, अपना प्यारा सा भारत। रुक चीन, अब यानी अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत, यानी रुक चीन अब आ रहा है अपना प्यारा सा भारत। तो 7वें नंबर पर भारत है, लेकिन 8वें नंबर पे कौन सा देश है भैया? तो 8वें नंबर, अगर आपके 8वें नंबर पर क्वेश्चन पूछ देगा तो याद रखिएगा 8वें में है अर्जेंटीना। अ से 8, अ से अर्जेंटीना, 8 अर्जेंटीना, 8 अर्जेंटीना, ऐसे करके याद कर जाइएगा। अच्छा 9वें नंबर यहाँ दिया हुआ तो कौन सा हो जाएगा? 9वें नंबर याद रखिएगा, 9वें नंबर को याद रखिएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान। 9 नंबर कजाकिस्तान। अच्छा आपको मैं 9वें बता ही दिया तो लास्ट बताते चलता हूँ, 10वें नंबर पर कौन सा देश है? 10वां नंबर देश है अल्जीरिया। 10वां नंबर देश कौन सा? अल्जीरिया। पूरे डिटेल से आपको याद कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जलमग्न हो गया? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु था, ये वाला नहीं, ये अंडमान निकोबार का ये दक्षिणी बिंदु, क्योंकि ये है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो ये दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा बिंदु नाम है। ये जलमग्न हो गया, माने क्या हुआ? डूब गया। तो भैया काहे डूब गया? डूबा तो था सुनामी से। समुद्र में लहरें आने के कारण समुद्र में भूकंप आना सुनामी कहलाता है। तो समुद्र में जब भूकंप आया तो उससे डूब गया ये। लेकिन कहिया डूबा था 2004 को, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन डेट अगर पूछ दे कि भी किस डेट को डूबा था, तो डेट कैसे बताइएगा? तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 पानी से, समुद्र की लहरें से डूब गया, जिसे कहते हैं सुनामी। कौन सा हिस्सा? भारत का दक्षिणी हिस्सा, जिसे कहते हैं इंदिरा बिंदु। बुझा गया? अगला क्वेश्चन आ जी भैया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया था? तो भैया जो ताजमहल जो बना हुआ है वो क्या ग्रेनाइट का है, मार्बल का है, औषधि चट्टानों का है, किसका है? तो पहली बात, आप अक्सर नाम सुनते होंगे ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल। ये टाइल भी नाम सुने होंगे, जिसको कई लोग टाइल्स बोलते लोग, है कि नहीं? तो जो टाइल्स होता है, मार्बल होता है, ग्रेनाइट होता है, ये 3 चीजें होती है। इन तीनों में बेसिक अंतर क्या होता है ये आपको तो नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अब ध्यान समझिएगा, आपने किचन वगैरह में देखा होगा जो ब्लैक कलर का या डार्क में रेडिश कलर का जो लगता है वो होता है ग्रेनाइट लगाया जाता है, किचन में लगाया जाता है। मार्बल आप फर्श पर लगा सकते हैं, दीवालों पर लगा सकते हैं, रूफ पे लगा सकते हैं उसको अगर लगाना होगा तो। और जो टाइल होता है ना वो ज्यादातर यूज होता है कैसे पे, फर्श पे यूज होता है, ज्यादातर यूज होता है। अब क्यों ऐसे होता है? ग्रेनाइट होता है मजबूत, कठोर, हार्ड, और साथ ही साथ में इसमें किसी तरह का दाग नहीं लगेगा। दाग यानी कैसा दाग? एसिड का दाग। एसिड का होता भैया, एसिड का होता है अम्ल। अम्ल का होता है मतलब अम्ल कहां से मिल जाएगा भैया? अम्ल मिल जाएगा नींबू में। नींबू क्या होता है? खट्टा पदार्थ। और किसी भी खट्टे चीज में क्या होती है? एसिड होता है। अगर मान के चलो कि किचन में क्या लगा दिया गया? टाइल लगा दिया गया। टाइल में क्या होता है? एसिड से बड़ी भयानक रिएक्शन करता है। चाहे मार्बल हो, एसिड से भयानक रिएक्शन करता है। क्या होगा? आप खाने बनाते समय नींबू गिर गया टाइल पर तो उस टाइलवा पर दाग लग जाएगा, आपको दाग दिखने लगेगा, साफ नहीं होगा। लेकिन ग्रेनाइट पर क्या होता है? कुछ का दाग नहीं लगता। धुन गिराइए और कपड़ा रगड़िए, साफ हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक अंतर हुआ। आप खरीदने समय आप लोग जाके पूछ लीजिए दुकानदार से, ज्यादा डिटेल से वही बता पाएंगे। ये हो गया बेसिक अंतर। अब औषधि क्या है? तो ये चट्टान का नाम है। चट्टान होता है 3 प्रकार के। औषधि कौन सा होता है? अग्नेय, औषधि, रूपांतरित, 3 प्रकार के चट्टान होता है। और ये डिटेल्स आप लोग कई बार मैं आपको बताया हूं। अब रहा क्वेश्चन की ताजमहल कोशिश बना है भाई साहब, तो ये बना है मार्बल से। क्योंकि जो संगमरमर से बना है कि नहीं बना है? संगमरमर आप सुने हैं कि नहीं सुने? ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है। तो संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर एक्चुअली में होता है मार्बल। क्या होता है? मार्बल। जो व्हाइट कलर का मार्बल होता है ना उसको हम लोग कहते हैं संगमरमर, माने संगे मर जाना है। नहीं जी, संगमरमर मतलब एक मार्बल का नाम है, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अभी मैंने बोला कि मार्बल में क्या लग जाएगा भैया? एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड का दाग लग जाएगा। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या जो ताजमहल है उस पे भी दाग लग रहा है? बिल्कुल दाग रहा है। आपने नाम सुना होगा कि अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का कलर डाउन हो रहा है कि नहीं जी? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ताजमहल का कलर पीला पड़ते जा रहा है, बिल्कुल पीला पड़ रहा है। सुने कि नहीं सुने? बिल्कुल सुने होंगे, है कि नहीं है? कि ताजमहल के कलर पीला पड़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड रेन के कारण मार्बल पर रिएक्शन कर रहा है और उसके कारण ताजमहल का कलर जो है बर्बाद होते जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग का एक स्थल है?
अब भाई साहब गोंडवाना जैसे नाम आया, बहुत सारे बच्चों के जिज्ञासा जाग गया कि गोंडवाना है क्या चीज। तो याद रखिएगा पूरी दुनिया जब थी, जब धरती का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले एक भूभाग बना था, जिस भूभाग का नाम था पेंजिया। कोची नाम था भैया? पेंजिया। और इसके चारों तरफ पानी था जिसका नाम था पेंथालासा। पेंथालासा कोची नाम था? पेंथालासा। ध्यान सुनिएगा, अब ये बहुत वर्षों के बाद ये क्या हुआ, टूट गया। ऊपर एक भाग में और नीचे दूसरा भाग में टूट गया। अच्छा, ये जब टूटा ना तो याद रखिएगा ये जो है ना, ये लगभग जो है ये कब टूटा था, तो याद रखिएगा 550 मिलियन साल, 550 मिलियन साल पहले ये टूटा था। कब भैया? 550 मिलियन साल पहले टूटा था। कौन टूटा था? पेंजिया। टूट के ऊपर एक बना तो उसका नाम रख दिया अंगारा लैंड, नीचे वाला नाम रख दिया गोंडवाना लैंड। यहीं से आता है गोंडवाना लैंड का निर्माण होता है। अब गोंडवाना लैंड क्या वैसे ही अभी तक है? नहीं 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 नहीं, गोंडवाना लैंड भी टूटा और अंगारा लैंड भी टूटा। अब ये टूट के क्या बना लो, ध्यान समझिएगा। अंगारा लैंड जो टूटा था वो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, अफ्रीका बोल रहा है, यूरोप और एशिया बना। और वही गोंडवाना लैंड जो टूटा वो बना यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ अपना प्यारा सा भारत था जो बाद में जाके सट गया। किससे? यूरेशियाई प्लेट से आकर टकरा के सट गया और भारत का निर्माण हो गया। प्यारे से अपने धरती का निर्माण, भारत का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। अब यहाँ आपके दिमाग में आ रहा हो रहा कि भाई साहब ये जो गोंडवाना लैंड जो है ये कहिया टूटा। आ तो रहा होगा दिमाग में, जैसे आपने सुना कि भैया पेंजिया टूटा था 550 मिलियन वर्ष पहले, तो भैया गोंडवाना लैंड कब टूट के हई सब चार गो बना लो, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है कि सब कब बना लो, तो 280 मिलियन वर्ष, लगभग 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 280 मिलियन वर्ष जो है पहले ये टूट के बना हुआ था। याद रखिएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? बहुत सारी चीजें नया जानने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर नया जानने के लिए मिल रहा होगा तो सेशन को लाइक कर देना और उठा के सब उड़ा के मोबाइल में डाल देना है, माने शेयर कर देना है। बुझा गया आप लोग को? अगला क्वेश्चन आ जी, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से भूखंड का भाग है। अब भाई साहब भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, मतलब कि भारत का दक्षिणी हिस्सा, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अभी ने बोले नीचवा से आके सटा हुआ यूरेशियाई प्लेट से, तो ये किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का? ना जी, अंगारा लैंड तो ऊपर था। पेंथालासा का? पेंथालासा तो पानी था भाई साहब, ये पेंजिया बीच में जमीन, पेंथालासा पानी था, तो ये होगा ही नहीं। यूरेशियाई भूखंड का? नहीं, यूरेशियाई भूखंड तो ऊपर था, नीचे से ना आके जगह सटा थी। किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा जी? गोंडवाना लैंड का। याद रखिएगा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा था गोंडवाना लैंड का। अब ये तो समझा है ना जी ऊपर वाह। आ गया जी, अगला क्वेश्चन आ जाइए। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो भारत में विश्व में कितनी प्रतिशत जो भारत में रहती है जनसंख्या? तो याद रखिएगा जो जनसंख्या अभी आपने देखा कि जनसंख्या के मामला में अगर देखा जाए ना तो भारत जो है ना, पता है भारत जनसंख्या के मामला में कितने नंबर पे है? जनसंख्या के मामला में अभी हाल ही फिलहाल की न्यूज के हिसाब से कहा जा रहा है कि भारत जो 1 नंबर पहुंच गया। लेकिन ध्यान रखिए ऐसा बात नहीं है, 1 नंबर पर अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है? 1 नंबर पर नहीं पहुंचा है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है ना। जब ऑफिशियल आ जाएगा तब कहिएगा। फिलहाल में भारत जो है 2 नंबर पर, चाइना 1 नंबर पे है, ठीक है? और ऐसा ऑफिशियल जब आ जाएगा 1 नंबर पर तभी कहिएगा 1 नंबर। एग्जाम में बोलना है कि 2 नंबर पे है, क्योंकि एग्जाम अभी तक इसको ऑफिशियल नहीं कहा गया है। न्यूज में दिखा रहा है कि भारत जो है 144 करोड़ इसकी जनसंख्या हो गई है, तो 1 नंबर पर पहुंच गया। लेकिन अभी नहीं बोलना है आप लोग को, अभी नहीं बोलना है, याद रखिएगा। अब यहां जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा, कह रहा है का कितना प्रतिशत हम लोग है लो, तो 17.5%। कितना है लो भैया? 17.5% है लो, याद रखिएगा। जनसंख्या हम लोग कितनी है? 17.5%। अगला क्वेश्चन आ जाइए। कौन सी निम्न में से कौन एक हिमालयन नदी है? मने क्या हुआ? मने कह रहा है क्वेश्चन की हिमालयन नदी इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि हिमालयन नदी जो है जो हिमालय की तरफ से आती हो, तो याद रखिएगा ये जो 2 नदी आपको दिख रहा है ना, महानदी और कृष्णा, ये एक्चुअली में नदी जो निकलती है यहाँ पर एक पहाड़ी, इस पहाड़ी के नाम है, ये पहाड़ी नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। मैकाली की पर्वत है, उसकी ऊंची छोटी अमरकंटक है, और अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। एक इधर आती है जिसका नाम है नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। और एक ऊपर आती है जिसका नाम है सोन, और एक नदी इस साइड में आती है जिसका नाम है महानदी। क्या नदी है नाम है? महानदी। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कृष्णा कहां से निकलती है भाई साहब? तो कृष्णा जो निकलती है इस साइड में एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, और पश्चिमी घाट की पहाड़ी एक पहाड़ का नाम है महाबलेश्वर की पहाड़ी।
कौन सी पहाड़ी, सॉरी, महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर। उस महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी, जो जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब ये सारी की सारी नदियां जो है नीचे है। अब ये कह रहा है हिमालयन, हिमालय चूंकि भारत के ऊपरी हिस्सा में, कहा भैया, हिमालय के ऊपरी हिस्सा में, ऊपर हिस्सा में, तो हिमालयन नदी कौन सी हो जाएगी, हिमालयन नदी हो जाएगी गंगा। गंगा कौन सी नदी, गंगा। कौन सी नदी हो जाएगी, गंगा, याद रखना है। कौन सी नदी भैया, गंगा, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ आइए, मैं गंगा बताता हूँ कि गंगा कहाँ से निकलती है, कैसे आती है, किस तरह से पहुंचती है, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंगा जो है कहाँ मैदानी भाग में आके प्रवेश करती है, किस जगह पर। अब ये ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यहाँ आपको समझ आएगा एक्चुअली में जो गंगा जो है ना, वो गंगा का निर्माण कैसे हुआ। आपको, हमको, या बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता होगा गंगा सीधे पहाड़ से आती है, नहीं ना ना, बिल्कुल नहीं। पहाड़ से आती है अलकनंदा। कौन सी पहाड़ से, तो संतोपत ग्लेशियर। और एक और नदी आती है भागीरथी। कौन सी भाई पहाड़ से, मतलब कौन सी जगह से, तो गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि पूरा बर्फ है। ध्यान से समझिएगा, एक नदी है भागीरथी जो गंगोत्री से आ रही है, एक नदी है अलकनंदा जो कि संतोपत ग्लेशियर से आ रही है। और ये नदी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मिल रही है, और जहां जहां मिलती है एक दूसरे से, वहां पर इसका बनता है जंक्शन पॉइंट। क्या बनता है भैया, जंक्शन पॉइंट मिलता है। जंक्शन पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, तो याद रखिएगा जहां एक दूसरे नदियां आके मिलती है। जैसे ध्यान से, अलकनंदा आई, अलकनंदा में आके मिली कौन सी, धौली गंगा, तो इसका नाम पड़ गया विष्णु प्रयाग। कौन सी पड़ गया, विष्णु प्रयाग। कौन सा नाम, विष्णु प्रयाग। अब ये फिर आगे नदी बढ़ा, आगे नदी बढ़ा, इसमें आके मिल गई नंदाकिनी नदी, तो इसका नाम पड़ गया नंद प्रयाग। कौन सी पड़ गया, नंद प्रयाग पड़ गया। फिर नदी आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आके मिल गई एक नदी पिंडार, तब इसका नाम पड़ गया कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग नाम पड़ा। फिर ये नदी आगे बढ़ी और आगे आके मिल गया कौन सी नदी, इसमें मंदाकिनी, तब इसका नाम पड़ गया रुद्र प्रयाग। कौन सी नाम पड़ गया, रुद्र प्रयाग। और यहाँ सब लिखा हुआ है कौन सी नदी किससे आके मिलता है। फिर नदी आगे बढ़ी, कौन सी नदी बढ़ रही है आगे, यही अलकनंदा, तो आके मिल गई नदी यहाँ पर भागीरथी, तब इसका नाम पड़ गया देव प्रयाग। कौन सी नाम पड़ गया, देव प्रयाग। कौन सी नाम पड़ेगा भैया, देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग के जहाँ आके मिलता है लो, उस समय इसका नाम पड़ता है गंगा। और उसके बाद आगे नदी बढ़ती है, इससे पहाड़ से उतरती है नीचे हरिद्वार में, जहाँ की मैदानी भाग में पहुंचती है, याद रखिएगा, ठीक है। इस जगह को याद रखना है। तो कहाँ पे भैया मैदानी भाग पहुंचती है, हरिद्वार में पहुंचती है। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं लो, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से विश्व में भारत जो है पौधे की स्थिति में कौन सा स्थान है। मतलब कि पेड़ पौधे की विविधता के हिसाब से देखा जाएगा तो भारत कितने नंबर पे। याद रखिएगा, दुनिया में हम लोग पेड़ पौधे के मामले में 10वें नंबर पे आते हैं, यानी टॉप 10 में आते लो। जो भारत जो है इतना अधिक मतलब पेड़ पौधा है, तो भाई टॉप 10 में आते लो, तो 9 ऊपर जो देश है उसका नाम तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कौन सा होगा, सोच तो रहे होंगे, जिज्ञासा तो हो रहा होगा। तो चलिए एक एक करके बता देते हैं। पहला जो देश है वो देश है रूस। पहला कौन सा है, रूस। दूसरा कौन सा है, कनाडा। तीसरा ब्राजील। चौथा अमेरिका। पांचवा चाइना। छठा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा पांचवा चाइना है, चाइना क्योंकि बगल पड़ोसी देश है, तो याद रखिएगा 5 नंबर पे है जंगल के मामले में। छठा आपका ऑस्ट्रेलिया। सातवां कांगो गणराज्य जो है, और 8वां जो है अर्जेंटीना। 9 नंबर इंडोनेशिया, और 10 नंबर अपना प्यारा सा भारत। याद रखिएगा, बुझा गया कि नहीं बुझा गया जी। और भी बहुत सारी चीजें, बस इतना काफी याद रखिएगा टॉप 10 वाले देशों का नाम। अगला क्वेश्चन इतिहास से आते लो। यहाँ चैप्टर नहीं देखना आप लोगों को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं मिक्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को मिक्स करना ही है आप लोगों को, ओके। तो आज ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजों के ने भारत में आने से पहले डैश और डैश का शासन था। तो भाई जेम्स मिल क्या मानता था, तो जेम्स मिल एक्चुअली था कौन, तो जेम्स मिल जो था ना, ये स्कॉटलैंड का निवासी था। और ये जो है ना, इसका जन्म जो हुआ था ना 1773 में हुआ था। याद रखिएगा, आज तक किताबों में नहीं दिया हुआ है 1773 में। अच्छा डेट याद रखिएगा, तो 6 अप्रैल को हुआ था। 6 अप्रैल 1773 ईस्वी को जेम्स मिल का जन्म होता है, और ये स्कॉटलैंड का निवासी था। एक किताब लिखा था, किताबों का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसी का किताबों का नाम था। और इसका मानना था ना कि अंग्रेजों के शासन से पहले हिंदू और मुसलमानों का शासन था। मतलब पहले हिंदुओं का शासन, फिर मुसलमानों का शासन, और वर्तमान समय में अंग्रेजों का शासन है। अंग्रेजों क्या है, अंग्रेजों का शासन है। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों को पहले भी लाइव क्लास में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, एप्लीकेशन पर भी पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, तो आप लोग ऑलरेडी पता है कि जनगणना सबसे पहले किया गया था 1872 में कोशिश किया गया था एक बार मेयो द्वारा।
मेयो द्वारा। याद रखिएगा, नाम है इसका लॉर्ड मेयो, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं कि लॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, किसी अंग्रेज को लॉर्ड कभी भी नहीं बोलिएगा, उससे डायरेक्ट नाम से याद रखिएगा। तो मेयो द्वारा पहली बार जनगणना किया गया था 1872 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो भैया अमेरिका की खोज जो है करने वाला था कोलंबस। कोलंबस करने वाला था, जो कि स्पेन के जो सम्राट थे, राजा थे, उनके कहने पर यह खोज किया 1492 में। कब किया भैया? 1492 में किया। अगला क्वेश्चन आ जाइए, इंग्लैंड ने सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति किस वर्ष अपनाई? तो भाई मुक्त व्यापार की नीति है क्या? ये पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में शासन कर रही थी। एक कंपनी थी जो भारत में शासन कर रही थी और वही राज करती थी। इवन इंग्लैंड के और लोग भी भारत में आके बिजनेस नहीं कर सकते थे, लेकिन 1813 ईस्वी में भारत इंग्लैंड के और भी लोगों को छूट दे दिया गया कि भाई अब आप आके आप भी जो है भारत में लूट सकते हैं। ये तो लूट ही रहा था लोग, और लोग भी आके लूट सकते हैं, जिनको मर्जी आके लूटना है लूट सकते हैं, याद रखिएगा। तो मुक्त व्यापार की नीति इंग्लैंड ने 1813 में ये ओपन किया था, अपने देश के लोगों के लिए, भारत के लिए नहीं। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये औरंगजेब की मृत्यु में कई बार आप लोग बता चुका हूं कि इसकी मृत्यु जो हुई थी 1760 ईस्वी में थी। अच्छा, आपको डेट जो है कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि डेट भी मैंने कई दफा आप लोगों को बता चुका हूं कि औरंगजेब की मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। डेट आप लोगों को मेंशन कर देना है, किस तारीख को हुआ था औरंगजेब की मृत्यु, याद रखिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग को याद भी है कि नहीं है। अच्छा, प्लासी का युद्ध आपको पता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, सबको पता है। 23 जून 1757, याद रखिएगा, 23 जून 1757 में हुआ था। अच्छा, किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ, आपको भी पता है कि थोड़ा सा मैं वेकेशन पे निकला हूँ, थोड़ा सा कम टाइम में, तो कम टाइम में चीज़ों को आप लोगों को चाह रहा हूँ कि पढ़ाते रहूँ, आप लोगों का रूटीन जो बना हुआ वो कंटिन्यू रहे, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, आपके हाथ में है। आप स्लो करके भी देख सकते हैं, उसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फास्ट बोल रहा हूँ तो स्लो नहीं किया जा सकता, या स्लो बोल रहा हूँ तो फास्ट नहीं किया जा सकता। सारे ऑप्शन यूट्यूब पर मौजूद रहते हैं, इवन हमारे एप्लीकेशन पर भी वही मौजूद है, ये सारी प्रक्रिया है। ओके, तो समझ आ गया। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ाई होती है 23 जून 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कोलकाता शहर किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे है। किस नदी किनारे भैया? तो हुगली नदी किनारे है। और यमुना जो है, ये यमुना नदी किनारे कौन सा शहर है? दिल्ली है, याद रखिएगा, दिल्ली है। स्वर्ण रेखा के किनारे कौन सी शहर है? अच्छा, कमेंट करके बता देना भाई साहब। ये तो मैं आप लोगों को क्योंकि बता चुका हूं, स्वर्ण रेखा किनारे कौन सा शहर है भैया, जरा से कमेंट करके बताना, ये कौन सा शहर है स्वर्ण रेखा किनारे। जो बच्चा हमसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको मैं जानता हूं कि वो 100% बताएंगे, 100% बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश को मैसूर का बाग कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान को। किसे कहा था? टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा था। किसे कहा था? टीपू सुल्तान को। अच्छा, टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम था हैदर अली। हैदर अली नाम था टीपू सुल्तान के पिताजी के नाम था, हैदर अली नाम था, याद रखिएगा। अच्छा, अकबर जो था ना, अकबर मुगलों का शासक था, याद रखिएगा, मुगल में तीसरे नंबर पर वही था। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखा है कि मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दीवानी कब दे दिया था? तो पता है, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी ना, बक्सर की लड़ाई, उस बक्सर की लड़ाई के बाद जो तिलगुट सेना थी, यानी अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसके बाद से बंगाल से जो भाग के गया था मीर कासिम, और साथ ही साथ में जो एक और शासक था मुगल का शाह आलम द्वितीय, ये तीनों हार गया लोग। हारने के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को समझौता होती है अंग्रेजों के बीच में और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में, जिसमें उसने पूरी संपत्ति ही दे दिया, ऑलमोस्ट पूरा ही दे दिया एक तरह से मान के चले। तो यहाँ लिखा है कि दी गई संभावनाओं में किस वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल को स्थायी बंदोबस्त लागू किया? अच्छा, अब ये स्थायी बंदोबस्त जो दिमाग में आपके आ रहा है, तो स्थायी बंदोबस्त जो होता है ये क्या है? पहली बात तो एक्चुअली में क्या था, अंग्रेज ने जब भारत में पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो एक शासन व्यवस्था अपने हिसाब से शुरू किया, टैक्स वसूलने का, भू राजस्व व्यवस्था जिसे कहा जाता है, भूमि पर से टैक्स लेने का। 3 तरह की व्यवस्था थी, जिसका एक नाम था स्थायी बंदोबस्त, दूसरा नाम था महलवाड़ी, तीसरा नाम था रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया था ना, उसका नाम था कार्नवालिस, और ये लागू हुआ था 1793 में। अच्छा, डेट याद करना होगा तो 22 मार्च याद कर लीजिएगा। डेट याद करना होगा तो भैया 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त जो है लागू होता है, कार्नवालिस द्वारा लागू किया जाता है। और ये व्यवस्था बंगाल, उड़ीसा, बनारस, मतलब कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में और साथ ही साथ में कर्नाटक के कुछ हिस्से में भी लागू होता है। कर्नाटक याद रखिएगा, कर्नाटक याद रखिएगा, क्योंकि साउथ में कर्नाटक में
अस्थायी बंदोबस्त लागू था, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है, मैं डिटेल से कई बार बताया हूं। अब दूसरी आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुनरो ने शुरू किया था 1820 में। कब किया था भैया? 1820 में। कौन सा व्यवस्था था? रैयतवाड़ी व्यवस्था था। रैयतवाड़ी मुनरो ने शुरू किया था। मद्रास, बंबई, असम के कुछ हिस्सों में यह लागू किया गया था। मद्रास, बंबई और असम के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। तीसरा व्यवस्था था महलवाड़ी व्यवस्था। वो शुरू किया गया था 1822 में। कब किया गया था? 1822 में। अच्छा, ये किसने शुरू किया था? तो महलवाड़ी जो व्यवस्था था, ये याद रखिएगा, महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी ने शुरू किया था, याद रखिएगा। वोल्ट मैकेंजी भी उसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये मैकेंजी ने शुरू किया था, याद रखिएगा, महलवाड़ी व्यवस्था। और ये महलवाड़ी जो व्यवस्था था, ये उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सा में लागू था, पंजाब में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा में ये लागू था। यानी पंजाब, हरियाणा वाला हिस्सा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू था। समझ आ गया होगा, उम्मीद होगी चीजें समझ आई होगी आप लोग को। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बेधड़क पूछ लेना है। अब आगे जो है, आज मैंने आप लोग को टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। हाँ, इस बात को आप लोग को कभी दिमाग में डाल लेना है कि जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का महा सीरीज होने वाला है, 9th और 8 क्लास से 9 क्लास का भूगोल और 8 क्लास का इतिहास, उसको 6 बजे लाइव आना है। 7 बजे नहीं भैया, 6 बजे, क्योंकि 7 बजे से कराऊंगा तो 10 बज जाएगा, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा। तो आप लोग को 6 बजे बिल्कुल लाइव आना है। महा मैराथन आपको होने वाला है। जितनी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, कितने चैप्टर पढ़ा है? 1 से लेकर 6 चैप्टर भूगोल का और 1 से लेकर 6 चैप्टर इतिहास का। कौन सी क्लास का? क्लास आपको दिख रहा है, आपको जरूर दिन मंगलवार 4 तारीख दूसरा महीना 2025 आप लोग को बिल्कुल मिल जाना है। अच्छा, एक और चीज है कि जो बैचेज जो है अभी चल रहा है, उस बैचेज में और भी क्लासेस होने बाकी है, जैसे कि मैराथन वहां भी होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन होगा एग्जाम का, बहुत सारी चीजें आप लोग को ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो 8 फरवरी को जो है आप सभी को जो है इस सभी कोर्सेज पर भारी छूट मिलने वाला। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारे कोर्सेज पर भारी छूट मिलने वाला। और आप सभी को ऑलरेडी पता है टीआरई 3 में 105 बच्चों का सिलेक्शन यहां से हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं। अगर आप लोग न्यू बच्चे होंगे, जिनको कोर्स लेना होगा, जिनको इच्छा होगी कोर्स परचेज करना होगा, तो आपको पता है ये नाम जो है कहां सर्च कर सकते हैं? प्ले स्टोर, यूट्यूब और टेलीग्राम, कहीं भी सर्च करके वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ अगर कोई दिक्कत होगा तो 9905550148 इस नंबर पर क्या करना है आप लोग को? व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप करके सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कोर्स से बहुत ही मिनिमम चार्ज है आप लोग को 300 to 400 अभी प्रेजेंट में है। और आपको जो है 400 के आसपास में कोर्सेज है। 8 तारीख को बहुत ही एक सुनहरा ऑफर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 8 फरवरी जो है अब बर्थडे है, इसलिए आप लोग को उस दिन एक खास आप लोग को ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सभी जो है 8 फरवरी को अपना जो भी कोर्स लेना होगा, लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये ऑफर उस दिन स्पेशल रहेगा, उसके बाद फिर वो दोबारा ऑफर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंगलवार के दिन का मैराथन क्लास देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।